नमस्कार दोस्तों। आज एक बार पुनः आपका स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन जल संसाधन वाटर रिसोर्स की चर्चा करेंगे। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं संसाधन है। इन्हीं वस्तुओं में से एक जल है। हमें पता है कि भूपृष्ठ के 71% भाग पर जल है और 29% भाग स्थल के रूप में है, लैंड के रूप में है। इस जल का 71% भाग का 97.3% भाग लवणीय जल है, यानी खारा जल है, सेलाइन वाटर है, जिसका उपयोग सामान्य रूप से हम लोग नहीं करते हैं। मात्र 2.7% भाग अलवणीय अर्थात मीठा जल फ्रेश वाटर है, इसी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस 2.7% में भी इसका लगभग 70% भाग बर्फ के रूप में है, हिम के रूप में है, और यह भी दुर्गम क्षेत्रों में है, अर्थात जहां अत्यधिक ठंडक पड़ती है उन क्षेत्रों में है, जैसे ध्रुवीय प्रदेश, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव बर्फ से ढका हुआ है, ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। तो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में है जिसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, अर्थात कुछ भाग का उपयोग करते हैं जो नदी में, झील में, भौम जल अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, भूपृष्ठीय जल सतह पर अन्य रूपों में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, उसका मात्र प्रयोग कर पाते हैं। इस तरह से 71% भाग पर जल होते हुए भी यह एक दुर्लभ संसाधन बन जाता है और जल की समस्या उत्पन्न होने लगती है। यह जल भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जल चक्र के द्वारा अपना स्थान बदलते रहता है। ये अगर स्थल है, ये सी लेवल है, समुद्र है, यहां पानी है, और ये उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, तो वाष्प बनकर यह जल वायुमंडल में ऊपर उठता है वेपर के रूप में, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यह ठंडा होते जाता है। हमें पता होना चाहिए कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर टेम्परेचर, तापमान कमता है। वायुमंडल के क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर जाते हैं प्रति 1 किलोमीटर के दर से 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। तो ऊपर जाने पर ठंडा होकर यह संघनित होता है और संघनित होकर बादल का रूप धारण करता है, और बादल का रूप धारण कर पुनः वर्षा के रूप में यह धरातल पर पहुंचता है और धरातल पर से प्रवाहित होकर समुद्र में चला जाता है और वाष्प बनकर फिर यह प्रक्रिया दोहराता है। इस तरह से यह एक चक्र के रूप में कार्य करता है, जिसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो जल इस प्रकार से पृथ्वी के अधिकांश भाग में पाए जाने के बावजूद भी एक दुर्लभ संसाधन है। दुर्लभ संसाधन क्यों है, इसको पहले जानते हैं। एक अनुमान है कि 2025 ईस्वी तक 2025 ईस्वी तक विश्व की लगभग 25 करोड़ जनसंख्या 2025 ईस्वी तक जल संकट से, गंभीर जल संकट से जूझेंगे। इस संकट का कारण क्या है? तो संकट का कारण है वर्षा का मौसमी एवं क्षेत्रीय मात्रा में अंतर। कहीं अधिक वर्षा हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं जल बर्बाद हो रहा है, कहीं जल मिल नहीं पा रहा है। तो वर्षा के क्षेत्रीय और मौसमी मात्रा में अंतर, यानी मात्रा में अंतर लिख सकते हैं। दूसरा, अत्यधिक प्रयोग, जल का अत्यधिक प्रयोग क्यों हो रहा है इसको देखेंगे। कृषि का विस्तार, कृषि क्षेत्रफल में निरंतर विस्तार हो रहा है,
नगरीकरण, औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, घरेलू उपयोग, डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग, डोमेस्टिक यूज। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में जल की मांग बढ़ती जा रही है। जल की मांग क्यों बढ़ रही है? तो मानव की जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। कृषि क्षेत्र का विस्तार होने के कारण सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ रही है और लगभग 90 से 92% जल का प्रयोग सिंचाई कार्यों में किया जाता है। तो सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ रही है, अधिक उत्पादन होना चाहिए अनाज का। अधिक उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा। जनसंख्या बढ़ने के कारण औद्योगिकरण हो रहा है। बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और जब बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं जिसके कारण नगरीकरण का विस्तार हो रहा है। नगरीकरण के विस्तार होने से लोगों के द्वारा जल की मांग में वृद्धि हो रही है। तो उद्योगों में वृद्धि हो रही है, नगरीकरण के कारण लोगों की मांग में वृद्धि हो रही है। उस तरह से घरेलू क्षेत्र में भी विविध प्रकार के कार्यों में जनसंख्या के द्वारा जल का अधिक उपयोग किया जा रहा है। तो इन कारणों से जल संकट उत्पन्न हो गया है। और जैसा कि पहले देखे 2025 ईस्वी तक के अनुमान के अनुसार लगभग 25 करोड़ लोग जल की संकट से जूझने लगेंगे। अब जल को कहां बचा सकते हैं? तो अभी हम लोग देख रहे थे कि जल का व्यापक उपयोग, सबसे अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में सिंचाई में हो रहा है। और सिंचाई में उपयोग होने का कारण है कि कृषि क्षेत्र का विस्तार होते जा रहा है। तो हम सिंचाई, इरिगेशन के नई तकनीक का प्रयोग कर जल को बचा सकते हैं। अर्थात सिंचाई के नए तरीके, नए तकनीक का प्रयोग करने की जरूरत है। तकनीक का प्रयोग और साथ में ऐसे फसल के बीज का उत्पादन, यानी बीज निर्माण करने की जरूरत है, उत्पादन करने की जरूरत है जो सूखा प्रतिरोधी फसल हो, यानी कम जल में उत्पादन दे सके। सूखा प्रतिरोधी फसल, तो जहां सबसे अधिक जल का प्रयोग हो रहा है वहां जल की मात्रा में बचत होगी और जल संकट से निजात पा सकते हैं। हमारे देश ने स्वतंत्रता के बाद से तेजी से विकास किया है और यह विकास औद्योगिक क्षेत्रों में भी हुआ है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है और औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण भी तीव्र हुआ है। औद्योगिकरण के तीव्र होने से बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज देश में स्थापित हुआ है और इन औद्योगिक इकाइयों को तथा उन कंपनियों को अपने उत्पादों को बनाने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ने लगी है। अर्थात उनके द्वारा भी जल का दोहन बढ़ा है। तो इस तरह से सिंचाई में औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण जल की मात्रा में वृद्धि हुई है। पुनः ऊर्जा का उत्पादन यानी जल ऊर्जा उत्पादन करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और देश का वर्तमान में लगभग 22% ऊर्जा जल ऊर्जा हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी के रूप में, हाइडल एनर्जी के रूप में उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में भी जल की मांग में वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में इन कारणों से गंभीर जल संकट उत्पन्न हुआ है और ये दो तरह के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जल की मात्रा की चर्चा कर रहे थे कि कितनी मात्रा में उपलब्ध है, कितनी मात्रा में मीठा जल उपलब्ध है और किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है और उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो मात्रा यानी कि संकट दो क्षेत्र में है, एक मात्रात्मक संकट यानी जल की कमी और दूसरा गुणात्मक संकट यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों तरह की संकट जल के क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा है। अब मात्रात्मक संकट में को देखने के बाद गुणात्मक संकट पर नजर डालते हैं। क्वांटिटेटिव स्कार्सिटी क्या है? तो गुणात्मक कमी अर्थात घरेलू और एवं औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट, औद्योगिक इकाई के अवशिष्ट जो निकलते हैं, इन अपशिष्ट यानी वेस्टेज, रसायनों का प्रयोग जो या उर्वरक के रूप में हो रहा है, कीटनाशक के रूप में हो रहा है या अन्य किसी रूप में हो रहा है, तो रसायनों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग,
कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग आदि होने से जल प्रदूषित हो रहा है। जल के प्रदूषित होने से इसका विपरीत प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो इस तरह से जल तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उपयोग करने लायक कम है, और उपयोग भी अनियंत्रित तरीके से हो रहा है, जिसके कारण संकट उत्पन्न हुआ है। और संकट केवल मात्रा में उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि गुणात्मक संकट भी उत्पन्न हुआ है, जिसके ये प्रमुख कारण है। अब अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जल व्यापक स्तर पर दूषित हो रहा है। अतः आवश्यक है कि जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन एवं जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए, इस पर कार्य किया जाए, ताकि आने वाली गंभीर समस्या से छुटकारा मिल सके। तो जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो ये बहुउद्देशीय परियोजना एवं समन्वित इंटरग्रेटेड जल संसाधन प्रबंधन, इंटरग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इस पर बल देने की जरूरत है। यानी जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के कार्य पहले से नहीं होते आ रहे हैं। हमारे देश में ऐतिहासिक काल से साक्ष्य प्रमाण उपलब्ध है कि हमारे राजाओं ने, शासकों ने पहले भी जल प्रबंधन पर कार्य किया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक, इनके द्वारा पश्चिम भारत में, गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। सुदर्शन झील गुजरात में है, उज्जयंत पर्वत पर है, उज्जयंत पर्वत। और बाद के कई शासकों ने इसकी मरम्मत करवाई, और उसका कारण था कि पश्चिमी भारत के लोगों के लिए जल का प्रबंध करना, और जल प्रबंध के लिए यह झील बनाया गया था। इसी तरह से 11वीं सदी में एक प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ, जो भोपाल झील के नाम से जाना जाता है। भोपाल झील दिल्ली सल्तनत के काल में भी सीरी फोर्ट, अर्थात दिल्ली सल्तनत के काल में सीरी फोर्ट में जल की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से ऐतिहासिक काल में भी जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी, इसका प्रमाण मिलता है। पहले भी लोग कंकड़, पत्थर और मिट्टी से बांध का निर्माण करते थे, आज भी किया जाता है। तो पहले से भी कार्य होता रहा है, लेकिन आधुनिक समय में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि के कारण जल का उपयोग बढ़ा है, और जल के उपयोग में वृद्धि होने से जल संकट उत्पन्न हुआ। अतः इन चीजों पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। और इसके लिए परंपरागत तरीके से जो बांध का निर्माण होता था, वो बांध का निर्माण जरूरत जहां है वहां होनी चाहिए, यानी बांध निर्माण, डैम का निर्माण। लेकिन ये जो कार्य होता रहा है, ये मूल रूप से सिंचाई और किसी एक उद्देश्य से, सिंचाई या केवल पेयजल की सुविधा, इसके लिए होता रहा है। लेकिन वर्तमान समय में जरूरत है ऐसे बांध निर्माण की जो कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा करे, और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना प्रारंभ किया गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मल्टीपर्पस रिवर घाटी प्रोजेक्ट, ये प्रारंभ किया गया। और इसके तहत एक साथ कई उद्देश्य निहित किए गए, जैसे सिंचाई, इरिगेशन, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की सुविधा प्रदान करना,
मछली पकड़ना, मछली पालना, मत्स्यन, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग, पशुपालन कार्य। तो इस तरह से एक साथ कई उद्देश्यों को निर्धारित कर बांध बनाए जाने लगे, जिसका नाम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना रखा गया। इस तरह से बांध के निर्माण में उद्देश्यों में परिवर्तन आया। भारत में भी सबसे पहले 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी की स्थापना की गई और यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका निर्माण यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी पर निर्मित बांध के आधार पर किया गया है। इस योजना के उद्घाटन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा था कि ये नदी घाटी परियोजनाएं ही आधुनिक भारत के मंदिर हैं, भारत के मंदिर हैं। यानी इसके महत्व को उन्होंने इस वाक्य से स्थापित किया। ये नदी घाटी परियोजनाएं न केवल पहले जो हम लोग उद्देश्य देखे इसको पूरा करता है, बल्कि इसके द्वारा कृषि का विकास यानी अनाज उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसके कारण सुदृढ़ होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होता है, औद्योगिकरण को बल मिलता है क्योंकि इससे विद्युत उत्पादन होगा, ऊर्जा की उत्पत्ति होने लगेगी, औद्योगिकरण तीव्र, नगरीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होता है, मजबूत होता है। तो इस तरह से इसके कई प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि हमारे देश की बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं विवादास्पद भी हुई है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपना अगला चैप्टर देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।